तो हेलो एवरीवन, आज हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, एक बार उसका क्विक ओवरव्यू दोबारा ले लेते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच ब्रिज बनाता है। ये यूज़र को एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिससे वो ईजिली कंप्यूटर को यूज़ कर सके। ओएस का मेन काम होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना और टास्कों को ऑर्गेनाइज करके एफिशिएंट तरीके से चलाना। तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कई टाइप्स होते हैं। ये सभी टाइप्स हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सबसे फर्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू अ बैच। मीन्स कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम टाइप्स के जॉब्स एक ग्रुप में इकट्ठा किए जाते हैं, जिसे हम बैच कहते हैं। यूज़र क्या करता है, अपने अलग अलग टास्कों को एक एक करके देने के बजाय सबको एक साथ कलेक्ट करके सबमिट करता है, जिससे टाइम एंड रिसोर्स भी बच जाते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे। सोचिए प्रिंटिंग शॉप है जहां स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट प्रिंट करवाने आते हैं। अगर हर स्टूडेंट अलग अलग टाइम पर प्रिंट करवाने आता है तो मशीन बार बार चलती रहेगी, जिससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन अगर सभी स्टूडेंट अपने प्रिंट ऑर्डर्स एक जगह जमा कर दें तो मशीन एक साथ सभी प्रिंट ऑर्डर्स कंप्लीट कर देगी। इससे टाइम और रिसोर्सेज दोनों बच जाते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स दिस बैचेस सिक्वेंशली। इसका मतलब ये हुआ कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैचेस को एक के बाद एक प्रोसेस किया जाता है। मतलब जब पहला बैच कंप्लीट हो जाता है तब दूसरा बैच स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को हम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहते हैं। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचिए एक फ़ोटो स्टूडियो है जहाँ पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ का प्रिंट होता है, उसके बाद कलर फ़ोटोज़ का प्रिंट स्टार्ट होता है। मशीन एक टाइम पर एक ही टाइप का काम करती है और जब पहला बैच खत्म हो जाता है तब अगला बैच प्रोसेस में स्टार्ट होता है। Now, third point. During execution, the user doesn't interact directly with the computer. जब बैच एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब यूज़र उसे बीच में कंट्रोल या उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। यूज़र सिर्फ अपना जॉब सबमिट करता है और आउटपुट का वेट करता है। जैसे सोचिए एक एग्ज़ाम है जहां आप अपनी आंसर शीट टीचर को दे देते हैं। जब तक चेकिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक आप उसमें कोई भी चेंजेस ऐड या मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही बैच चलाने के दौरान यूज़र उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ सेम टाइप के जॉब्स को एक बैच में ग्रुप करके सीक्वेंशियली प्रोसेस किया जाता है। एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। ये सिस्टम उन टास्क के लिए काफ़ी यूज़फुल है जो रिपीटेटिव और लार्ज स्केल पे होते हैं, जैसे सैलरी प्रोसेसिंग, रिजल्ट जनरेशन या फिर प्रिंटिंग का काम। अब चलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ्लो चार्ट देखते हैं ताकि प्रोसेस और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले यूज़र अपनी जॉब सबमिट करते हैं, लेकिन यहाँ यूज़र डायरेक्ट कंप्यूटर को जॉब नहीं देता। सभी जॉब्स पहले एक ऑपरेटर के पास जाते हैं और ऑपरेटर का काम होता है जॉब्स को चेक करना और सिमिलर टाइप्स के जॉब्स को एक ग्रुप में इकट्ठा करना, जिसे हम बैच कहते हैं। जब ऑपरेटर जॉब्स को ग्रुप बना देता है तो ये बैचेस कंप्यूटर में सीक्वेंशियल तरीके से एग्जीक्यूट होती है, मतलब एक के बाद एक। एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र कंप्यूटर को बीच में कंट्रोल या चेंज नहीं कर सकता। यूज़र का काम सिर्फ जॉब सबमिट करना और आउटपुट लेना ही होता है। इस फ्लो चार्ट से आपको क्लियर हो जाता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या करता है, यूज़र ऑपरेटर को अपने जॉब देता है तो ऑपरेटर उसमें बैच क्रिएट करता है। बैचेस की सिमिलर काइंड ऑफ जॉब जो होंगी उनका एक बैच क्रिएट करता है और उसे वो कंप्यूटर से दे देता है। कंप्यूटर में जॉब परफॉर्म होती है और उसका फिर आउटपुट यूज़र को बाद में मिल जाता है। अब चलिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने और सीपीयू को आइडल होने से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू मेमोरी एट द सेम टाइम। इस सिस्टम में कंप्यूटर की मेमोरी में एक ही टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम को लोड कर दिया जाता है। मतलब जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब दूसरा प्रोग्राम भी मेमोरी में रेडी रहता है। तो जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो सीपीयू उस दूसरे प्रोग्राम को तुरंत एग्जीक्यूट कर देता है। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे। सोचिए एक किचन है जहाँ एक शेफ़ एक डिश पका रहा है और उसके साथ-साथ दूसरे इंग्रीडिएंट्स को रेडी रखा जाता है। जब एक डिश बन जाती है, तो शेफ़ बिना टाइम वेस्ट किए दूसरी डिश को बनाना शुरू कर देता है। वैसे ही मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम्स लोड होने से सीपीयू को आइडल नहीं रहना पड़ता। पॉइंट नंबर 2, सीपीयू इज़ नेवर आइडल व्हेन वन प्रोग्राम वेट्स, अनदर रन्स। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन एडवांटेज यही होता है कि सीपीयू कभी भी खाली नहीं रहता। अगर एक प्रोग्राम किसी टास्क जैसे इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, तो सीपीयू फ्री बैठने के बजाय तुरंत दूसरे प्रोग्राम को रन कर देता है। इससे सीपीयू का टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। आइए एक एग्जांपल के साथ इसको भी क्लियर करते हैं। सोचिए जैसे कि एक रेस्टोरेंट में शेफ़ एक डिश के लिए कुछ इंग्रीडिएंट्स के आने का वेट कर रहा है। अगर वो वेट करते-करते टाइम वेस्ट करें तो किचन स्लो हो जाएगा, मतलब वहाँ पर काम स्लो हो जाएगा। लेकिन वो उस वक़्त दूसरी डिश बनाना शुरू कर देता है। इससे किचन का टाइम और रिसोर्सेज़ दोनों का सही यूज़ हो जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड रिसोर्सेज़।
इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सीपीयू और सिस्टम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। सीपीयू हमेशा किसी न किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहता है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी और इनपुट-आउटपुट डिवाइसेस को भी एफिशिएंटली एलोकेट किया जाता है। इसको भी एक एग्जांपल के साथ क्लियर समझते हैं कि सोचिए एक फैक्ट्री में मशीन को एक किसी प्रोडक्ट के लिए खड़ा नहीं रखा जाता। अगर एक प्रोडक्ट का ना काम रुक जाए तो मशीन तुरंत दूसरे प्रोडक्ट पर काम करने लग जाती है। इससे प्रोडक्शन का टाइम वेस्ट नहीं होता है और फैक्ट्री एफिशिएंटली चलती है। बिल्कुल वैसे ही मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू और रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ करता है। सो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करके सीपीयू को कभी आइडल नहीं होने दिया जाता। अगर एक प्रोग्राम वेट कर रहा हो तो दूसरा प्रोग्राम तुरंत रन होता है। इससे सीपीयू और सिस्टम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ होता है, जिससे काम जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट होता है। अब चलिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लो चार्ट देखते हैं ताकि प्रोसेस और क्लियरली आपको समझ आ जाए। सबसे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के मेन मेमोरी को मैनेज करता है। इस मेमोरी में एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स लोड रहते हैं, जैसे P1, P2, P3 और P4। जब सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है सीपीयू को, तो वो मेमोरी में से एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करता है और उसे प्रोसेस करता है। अगर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा हो तो सीपीयू उस प्रोग्राम को टेम्परेली रोक देता है। मतलब कि अगर सीपीयू में अगर उसको पता लगा कि कोई प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है, तो वो उसको टेम्परेली रोक देता है और मेमोरी में लोडेड जो दूसरे प्रोग्राम है उनको रन करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम स्विचिंग कहते हैं। अगर ज़रूरत हो तो प्रोग्राम को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करके दूसरे प्रोग्राम के मेमोरी में भी लाया जाता है, जिससे सीपीयू एफिशिएंटली काम करता रहे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सीपीयू किसी एक प्रोग्राम पर काम करते-करते दूसरे प्रोग्राम पर भी स्विच कर लेता है और सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहता है। इस फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस कैसे काम करता है। अब हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस सिस्टम में सीपीयू के एक खास तरीके से काम करता है, जिसे हम टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। आइए एक-एक पॉइंट को डिटेल में क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, इन दिस सिस्टम द सीपीयू वर्क्स ऑन द टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। इस सिस्टम में सीपीयू टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट पर काम करता है। मतलब सीपीयू एक प्रोसेस को थोड़ा टाइम देता है, उसके बाद दूसरे प्रोसेस को चांस देता है। ये इस तरीके से होता है कि इसमें सब प्रोसेस को इक्वली टाइम दिया जाता है, जिससे कोई भी प्रोसेस को ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि एक स्कूल में एक टीचर है जो हर स्टूडेंट को 1 मिनट के लिए अपना आंसर देने के लिए चांस देता है। तो इसमें क्या होता है, हर स्टूडेंट को बराबर टाइम मिलेगा, इक्वल टाइम मिलेगा, मीन्स हर स्टूडेंट को 1 ही मिनट मिलेगा अपना आंसर देने के लिए। Point number 2, each process is given a small fixed time slot called time quantum to execute. मीन्स हर प्रोसेस को एक छोटा और फिक्स टाइम दिया जाता है जिसमें वो अपना काम कर सकें। अगर प्रोसेस का काम उस वक्त में भी कंप्लीट नहीं होता है तो उसको वहीं पर वेट करने के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन जब दोबारा उसकी टर्न वापस आती है, मतलब उस प्रोसेस की टर्न दोबारा आती है बाद में, तो वहीं से वो कंटिन्यू करता है जहाँ पर उसको वेट करने के लिए कहा गया था, जहाँ उसे रोका गया था। इससे इंश्योर होता है कि हर प्रोसेस को बराबर मौका मिले और काम प्रॉपरली पूरा हो। Now point number 3. When the time of one process is over, the CPU quickly switches to the next process. मीन्स जब एक प्रोसेस का दिया हुआ टाइम खत्म हो जाता है, तब सीपीयू तुरंत दूसरे प्रोसेस पर स्विच कर देता है। ये स्विचिंग इतनी तेज़ और फास्ट होती है कि यूज़र को लगता है कि सब प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, लेकिन असल में एक प्रोसेस को रोक कर दूसरे को स्टार्ट किया जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 4. दिस स्विचिंग हैपेंस सो फास्ट दैट इट लुक्स लाइक द ऑल प्रोसेस आर रनिंग एट द सेम टाइम। मीन्स सीपीयू की स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि जैसे सभी प्रोसेस एक साथ चल रहे हों। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो फास्ट स्विचिंग के कारण बनता है। इससे सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव लगता है। एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियरली समझते हैं। सोचिए आप एक टीवी पर कार्टून देख रहे हो जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर एक साथ दिखते हैं। दरअसल ये एनिमेशंस अलग अलग फ्रेम्स को बहुत तेज़ी से दिखाता है, जिससे ऐसा लगता है कि सब कैरेक्टर एक साथ मूव कर रहे होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5. द गोल इज़ टू प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्स एंड मेक द सिस्टम इंटरैक्टिव फॉर मल्टीपल यूजर्स। इस सिस्टम का गोल ये है कि यूज़र को जल्दी रिप्लाई मिले और उनका काम स्मूथली चले। सीपीयू सब प्रोसेस को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करके सबको बराबर चांस देता है, जिससे सिस्टम इंटरैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बनता है। अब हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ्लो चार्ट देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि सीपीयू कैसे काम करता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो इसमें देखिए मिड में एक सीपीयू दिखाया गया है जो सिस्टम का मेन पार्ट होता है। सीपीयू ही सभी प्रोसेस को मैनेज करता है। सो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं P1, P2, P3 जैसे प्रोसेस दिखाए गए हैं। ये अलग अलग टास्क हैं जो यूज़र या प्रोग्राम ने सिस्टम को दिए हैं। राइट साइड में P4, P5, P6 जैसे प्रोसेस दिखाए गए हैं। ये या तो दूसरे यूज़र के टास्क हो सकते हैं या किसी प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप हो सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहले सीपीयू P1 को कुछ टाइम देता है, फिर P1 अपना काम स्टार्ट करता है। जब P1
का सीपीयू का दिया गया टाइम अगर ख़त्म हो जाता है, तब वो P1 को रोक देता है और उसे वेट करने के लिए कहता है। उसके बाद सीपीयू P2 को वही टाइम देता है, सेम टाइम देता है जो P1 को दिया था। फिर P2 अपना काम स्टार्ट करता है। जब P2 का वही सेम टाइम खत्म हो जाता है, तो सीपीयू उसको भी वेट करने के लिए बोलता है और उसको वहाँ पर रोक देता है। उसके बाद P3 को वही टाइम दिया जाता है। इसी तरह सीपीयू सभी प्रोसेसेस को एक के बाद एक टाइम देता रहता है। जब सब प्रोसेसेस को टाइम मिल जाता है, तो सीपीयू फिर से पहले प्रोसेस को टाइम देना स्टार्ट करता है। ये राउंड बाय राउंड चलता रहता है जब तक सबका काम कंप्लीट ना हो जाए। ये स्विचिंग इतनी तेज़ होती है कि हमें लगता है सभी प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे हैं। इस फ्लो चार्ट को देखकर हमें ये समझ आता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू सभी प्रोसेसेस को बराबर टाइम देकर स्मूथली और एफिशिएंटली मैनेज करता है। अब हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशल होता है क्योंकि इसका मेन फोकस होता है इनपुट मिलते ही तुरंत उस पर काम करना। चलिए हर पॉइंट को एक डिटेल में समझते हैं ताकि आपको क्लियर ओवरव्यू मिल जाए इसका। सो पॉइंट नंबर 1, अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन्ड टू गिव इमीडिएट एंड क्विक रिस्पॉन्स टू इनपुट्स। सो मीन्स इस सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ही किसी डिवाइस या फिर यूज़र से इनपुट आए, तो सिस्टम तुरंत एकदम से उस पर काम करना स्टार्ट कर दे। मतलब कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। जैसे-जैसे यूज़र से या फिर कोई भी सिस्टम या डिवाइस से इनपुट आए, सीपीयू उस पर इंस्टेंटली प्रोसेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मेनली यूज्ड इन सिचुएशन वेयर इवन अ स्मॉल डिले कैन कॉज अ बिग प्रॉब्लम। ये सिस्टम उन जगहों पर ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ टाइम काफ़ी क्रिटिकल होता है, वहाँ मतलब जहाँ हर सेकंड की कीमत होती है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये सिस्टम इंश्योर करता है कि हर वक्त हर काम जो भी हो रहा है वो वक्त पर कंप्लीट होना चाहिए। एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियरली समझते हैं। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में अगर प्लेन को सिग्नल देने में अगर हल्की सी भी देर हो गई, मीन्स 1 सेकंड की भी देर हो गई, तो क्रैश होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। या मेडिकल लाइफ सपोर्ट मशीन्स में अगर देर हो गई, तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रियल टाइम सिस्टम हर सेकंड का ध्यान रखना पड़ता है रियल टाइम सिस्टम में। नाउ पॉइंट नंबर 3, द सीपीयू इन दिस सिस्टम वर्क्स विद मैक्सिमम एफिशिएंसी टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। इस सिस्टम में सीपीयू को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि वो मैक्सिमम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काम करें। हर टास्क को क्योंकि क्योंकि हर टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना इस सिस्टम का गोल होता है, ताकि किसी भी सिचुएशन में देर ना हो। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने डिस्कस करा है, उसका क्विक ओवरव्यू दोबारा ले लेते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन जगहों पर ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। ये सिस्टम इनपुट मिलते ही तुरंत काम करना उस पर चालू कर देता है। किसी भी डिले को अलाउ नहीं करता ये, और सीपीयू को इस तरीके से मैनेज करता है कि टास्क जो है वो वक्त पर ही कंप्लीट हो जाए। ये सिस्टम क्रिटिकल एरिया जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे हमने डिस्कस करा था, मेडिकल लाइफ सपोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल मशीन में ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। इस सिस्टम का मेन पर्पस है यूज़र को एक ही कंप्यूटर यानी कि एक ही सिस्टम पर कई टास्क करने का मौका देना, मीन्स कई टास्क एक साथ परफॉर्म करने का मौका देना। चलिए हर पॉइंट को अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 है, इट अलाउज अ यूज़र टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। इस सिस्टम में यूज़र एक ही कंप्यूटर पर एक साथ कई टास्क कर सकता है, जैसे म्यूज़िक सुनते हुए डॉक्यूमेंट लिखना या इंटरनेट ब्राउज़ करना। ये सिस्टम हर टास्क को मैनेज करता है ताकि यूज़र को एक ही टाइम में मल्टीपल काम करने का एक्सपीरियंस मिले। पॉइंट नंबर 2, द सीपीयू स्विचेस बिटवीन टास्क वेरी क्विकली सो इट लुक्स लाइक ऑल टास्क आर रनिंग साइमल्टेनियसली। तो सीपीयू इतनी तेज़ी से एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप यानी स्विच करता है कि हमें लगता है कि सब टास्क एक साथ चल रहे हैं, लेकिन असल में सीपीयू एक वक्त पर एक ही टास्क पर काम करता है, फिर दूसरे टास्क पर। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें फ़र्क ही नहीं दिखता कि कितना ही फास्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, इट improves यूज़र प्रोडक्टिविटी बिकॉज द यूज़र कैन रन एप्लीकेशंस लाइक म्यूजिक प्लेयर, वेब ब्राउज़र एंड डॉक्यूमेंट एडिटर टुगेदर। इस सिस्टम की मदद से यूज़र अपना टाइम बचाता है और एफिशिएंटली काम करता है। जैसे एक तरफ म्यूज़िक प्लेयर चालू है, दूसरी तरफ ब्राउज़र में कुछ सर्च कर रहे हो और साथ में डॉक्यूमेंट एडिटर में भी आप काम कर रहे हो। ये सब एक साथ हो पाता है। कैसे? इसी से हमारी प्रोडक्टिविटी, यूज़र की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। जैसे विंडोज़, लिनक्स और मैकओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का यूज़ करते हैं, और आजकल के ज़्यादातर कंप्यूटर में ये सिस्टम होता है जिससे हम इजीली एक साथ कई एप्लीकेशंस रन कर पाते हैं। सो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक कंप्यूटर्स पर कई टास्कों को एक साथ चलाने का ऑप्शन देता है। सीपीयू टास्क के बीच तेज़ी से स्विच करता है और हमें लगता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। इससे यूज़र का काम आसान और प्रोडक्टिविटी बन जाता है। आइए इस फ्लो चार्ट को देखते हैं ताकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। सो आप टॉप पर देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर दिख रहा है कि पेंट, एक्सेल और ईमेल जैसे अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं। ये सब अलग-अलग टास्क हैं जो यूज़र एक ही टाइम पर कंप्यूटर पर एक साथ करना चाहता है। ये टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम को दिए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि ये टास्क को मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करके सीपीयू तक भेजना। सीपीयू एक टास्क पर काम करता है, फिर दूसरे पर काम करता है, फिर तीसरे पर। और ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि सब टास्क एक साथ चल रहे हैं।
इस तरह यूज़र एक ही वक्त में पेंट में, ड्राइंग में और एक्सेल में डेटा मैनेज करना और ईमेल चेक करना जैसे काम कर सकता है, बिना किसी रुकावट वेट के। ये फ्लो चार्ट क्लियरली दिखाता है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग टास्क को स्मूथली और एफिशिएंटली हैंडल करता है, जिससे यूज़र का काम आसान हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं, जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका पॉइंट नंबर 1 है, व्हेन मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क, इट इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल मतलब है कि कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये सिस्टम ऐसा फील करवाता है जैसे आप एक ही पावरफुल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे मल्टीपल कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचो एक क्लासरूम में 10 कंप्यूटर्स हैं। अगर वो सब अलग-अलग अपना काम कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल सिस्टम है। लेकिन अगर उन्हें एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ दिया जाए और सब एक ही काम में कंट्रीब्यूट करें तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बन जाता है। अब आपके सामने एक फ्लो चार्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें बीच में आप देख सकते हो कि जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इसके अराउंड कई अलग-अलग कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं, जैसे वर्क स्टेशन, टर्मिनल, फाइल सर्वर, डीबी सर्वर जो डेटाबेस सर्वर होता है, और कंप्यूटर नोड और दूसरे कोई वर्क स्टेशन भी है। ये डायग्राम ये दिखाता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे मल्टीपल कंप्यूटर्स और सर्वर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जुड़ते हैं। ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं और मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट सिंपल है, रिसोर्सेज और टास्क को शेयर करना और बड़े बड़े काम को डिवाइड करके फास्ट कंप्लीट करना। तो अगला टाइप है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए इसके पॉइंट्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वन मेन कंप्यूटर सर्वर कंट्रोल एंड मैनेजेस सेवरल अदर कंप्यूटर्स क्लाइंट्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक आइडिया ये है कि एक मेन कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहते हैं, और ये सर्वर बाकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। बाकी कंप्यूटर्स को क्लाइंट बोला जाता है। ये सारे क्लाइंट्स एक नेटवर्क के थ्रू सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, मतलब पूरे सिस्टम का बॉस सर्वर ही होता है। Point number two, this system makes it possible for user to access shared files, printer और application from the server। इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि क्लाइंट्स कंप्यूटर इजीली शेयर्ड रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है। मतलब एक ही प्रिंटर, एक ही फाइल सर्वर या कोई एप्लीकेशन सर्वर पर रखा हुआ है, तो उसे मल्टीपल क्लाइंट्स एक्सेस कर सकते हैं। इससे रिसोर्स का एफिशिएंट यूज़ होता है और हर कंप्यूटर को अलग-अलग चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। पॉइंट नंबर थ्री, क्लाइंट कंप्यूटर्स डिपेंड ऑन द सर्वर फॉर डेटा एक्सचेंज एंड रिसोर्स शेयरिंग अक्रॉस द नेटवर्क। अब यहाँ बात है, क्लाइंट्स पूरी तरह सर्वर पर डिपेंडेंट होता है। अगर क्लाइंट्स को डेटा एक्सचेंज करना है या रिसोर्स शेयर करना है, तो सब कुछ सर्वर के थ्रू होता है। मतलब सर्वर एक सेंट्रल पॉइंट है जो सारा काम मैनेज करता है। मीन्स अगर सर्वर ही बीच में क्रैश हो गया, तो क्लाइंट अपना काम वहाँ से सर्वर से नहीं ले सकता, मतलब वहाँ से वो उससे रिसोर्स वहाँ से नहीं ले सकता। सो कंक्लूजन सिंपल है। सिंपल शब्दों में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह है कि एक सर्वर क्लाइंट मॉडल होता है जिसमें एक पावरफुल सर्वर होता है जो सारे क्लाइंट्स को मैनेज करता है, उन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करता है और उनके बीच कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग को कंट्रोल करता है। अगर सर्वर ही क्रैश कर गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने डिटेल में डिस्कशन किया अपने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो मैंने आपको हर टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है ताकि आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अभी के लिए आपने इनके बेसिक्स समझ लिए हैं, लेकिन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन सब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अभी रह गए हैं। तो डोंट वरी, ये आपको आने वाले टाइम में हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आप उन्हें ईजिली रिवाइज कर सको। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज और जीयूआई के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन रिवाइज स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स एंड स्टे कनेक्टेड। और हाँ, अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए और स्टडी कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल डीएसयू इनसाइडर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।